चलिए गाइस, आज का टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपने किधर भरा? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। आप लोगों को पता होगा, याद करिए, हमने एक कंटेनर लिया था और उस कंटेनर में 2 इलेक्ट्रोड्स को हमने डिप किया था। ठीक है, याद करिए, 2 इलेक्ट्रोड्स को हमने डिप किया था, लेकिन डिप किस में किया था? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में ही तो किया था, याद है ना। बस अब जरा सोचिए कि यहां पर इसके कंडक्टेंस के लिए जरूरी चीज क्या है। इसके कंडक्टेंस मतलब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता होगा कि यहां पर हम एक बैटरी अप्लाई करते थे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है ना। सो यहां पर इसकी कंडक्टेंस के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी इजीली यहां से फ्लो हो सके, इलेक्ट्रॉन्स का इजीली फ्लो हो सके, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भी है। यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी करेंगे। सो उसका कंडक्टेंस भी हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक है, सो फाइनली यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट हमने भरा है, ठीक है, यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट हमने भरा है उसके कंडक्टेंस की हमें बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि यहां पर ईज ऑफ करंट ऑफ फ्लो हो। समझ में आ रहा है सबको? सो यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा उसके कंडक्टेंस की हमें बात करनी है, तो यही टॉपिक है। मैं मान लेता हूं, जरा सपोज कीजिए कि दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो लेंथ है वो L है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड उसको L मान लिया। ठीक है, और A क्या है? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया। सो यहां पर एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड उसको हमने A मान लिया है। ठीक है, सो इसी के मुताबिक हम लोग बात करने वाले हैं। अब देखिए, यहां पर हम बात करें कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की, और कंडक्टेंस को समझने के लिए हम लोग एक सीधी टर्म को समझें, उससे कंडक्टेंस बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, वो है रेजिस्टेंस। हाँ या ना? रेजिस्टेंस तो सबने पढ़ा है। अगर हम लोग रेजिस्टेंस, जिसको हम लोग R से लिखते हैं, उसको समझ ले तो उसका जस्ट हमें क्या करना है? रेसिप्रोकल, क्योंकि सब जानते हैं कि कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, कंडक्टेंस को हम लोग अगर G से लिखें, इसको G से ही लिखते हैं, तो कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है? मैं इस तरफ लिख रहा हूं दैट G कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। ये तो सबको पता होगा, है या ना। सो फाइनली रेजिस्टेंस को समझें तो कंडक्टेंस अपने आप मालूम पड़ जाएगा। अच्छा, अब रेजिस्टेंस क्या होता है? देखिए, रेजिस्टेंस होता है R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। ये तो सबको पता होगा। यहां पर रो क्या होता है बच्चों? रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। ध्यान से समझिएगा, रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये तो पता होगा आप लोगों को। ये किसी भी मटेरियल की या फिर मीडियम की इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, रेजिस्टिविटी कहते हैं इसको। ठीक है, और L क्या है? लेंथ ऑफ द वायर, क्योंकि हम लोग रेजिस्टेंस की बात ज्यादातर हमारे अप्लायंसेस में जो वायर लगाते हो जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है उसके लिए करते हैं। ठीक है, सो फाइनली अब यहां पर जो लेंथ है वायर का उसको L कहें और उसके क्रॉस सेक्शन एरिया को A कहें, तो रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा? रो L बाई A। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की बात नहीं करनी, हमें यहां वायर की बात नहीं करनी है, हमें बात करनी है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की। तो यहां पर लेंथ अलग होगा, वहां पर वायर का लेंथ होता था, यहां पर लेंथ बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड। सीधी सी बात है। यहां पर A है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर, यहां पर एरिया है इलेक्ट्रोड का। सबको क्लियर है? लेकिन बात वही है, रेजिस्टेंस हमें बात करनी है इसके कंडक्टेंस की। सबको समझ में आ गया? सो अगर हमारे पास रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L बाई A होता है, जिसमें रो रेजिस्टिविटी को कहते हैं, ये हमें पहले से पता है, और एक्चुअली इसका यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। इसका यूनिट क्या होता है मैं यहां पर लिख देता हूं। रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ये तो सबको पता होगा। सो मैं लिख देता हूं, रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, ये पता होना चाहिए। तो इसका जस्ट रेसिप्रोकल ही तो लेना है, अपोजिट ही तो करना है, तो करिए। तो कंडक्टेंस क्या होगा जरा चेक करो। तो फाइनली कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जिसको हम लोग G लिखते हैं, उसमें हमको क्या करना है? रेसिप्रोकल ऑफ R, यही करना है, तो कर दीजिए। सो फाइनली G किसके इक्वल आएगा? 1 अपॉन R। तो देखो 1 अपॉन R का वैल्यू कितना है? रो L बाई A। सो ये कितना बनेगा? देखिए रो, और साथ में क्या लिखूंगा? L बाई A। लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता हूं। 1 अपॉन R यानी कि रो L बाई A लिख दिया। सो ये हमारे पास कंडक्टेंस आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैनेज करके लिख रहा हूं, जरा ध्यान से उसको देखिएगा। यहां पर फैक्टर्स को अलग अलग कर रहा हूं। 1 अपॉन रो अलग कर दिया मैंने, इंटू 1 अपॉन L बाई A ये अलग कर दिया मैंने। अब चाहता तो A को ऊपर लेके जाता, लेकिन यहां से बड़े ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, सो फाइनली हमें पता लगा कि कंडक्टेंस क्या होता है? 1 अपॉन रो इंटू 1 अपॉन L बाई A। सबको मालूम पड़ गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात पर आते हैं। 1 अपॉन रो को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड, देखिए रो को कहते थे रेजिस्टिविटी, तो 1 अपॉन रो को क्या कहेंगे? कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, हाँ या ना?
बहुत इंपॉर्टेंट है। रो को कहते थे रेजिस्टिविटी, तो 1/रो को कहते हैं कंडक्टिविटी, या फिर इसको बोलते हैं, इसका दूसरा नाम भी है, इसका नाम है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है और एक्चुअल में यही आपके काम की है सबसे ज्यादा। और एक्चुअल में 1/रो को हम लोग कप्पा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कप्पा, के कप्पा। अब मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज कप्पा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दोबारा बोल देता हूं, 1/रो दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, क्योंकि रो को हम लोग रेजिस्टिविटी कहते हैं, तो 1/रो को कंडक्टिविटी कहते हैं, या फिर इसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हो, और इसको हम लोग कप्पा के नाम से जानते हैं, जिसको इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है। सबको क्लियर हो गया? एक चीज तो मालूम पड़ी कि भाई 1/रो की जगह हमें क्या लिखना है, दैट इज के। 1/रो की जगह के लिखना है। अब दूसरी चीज पर आ जाओ, ध्यान से देखना है इसको, और उसके बाद ये मॉडिफाई हो जाएगा और उस फॉर्म में चला जाएगा। दूसरी चीज है यहां पर सेल कांस्टेंट, ध्यान से देखिएगा, सेल कांस्टेंट। अब एक और नया चीज आ गया, सेल कांस्टेंट। अब सेल कांस्टेंट को कई बुक्स में एक्स से लिखते हैं, कई बुक्स में जी स्टार से लिखते हैं, तो आप किसी से भी लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेल कांस्टेंट का मतलब समझिए। देखिए, जब भी आप कोई सेल डिजाइन कर लेते हैं तो यहां पर इलेक्ट्रोड के बीच का लेंथ भी फाइनल हो जाता है, उसमें बाद में आप चेंज नहीं कर सकते, और इलेक्ट्रोड का जो यहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो भी फाइनल हो जाता है। तो यहां पर सेल कांस्टेंट किसको बोलते हैं, जरा चेक कीजिए। सेल कांस्टेंट एक्स या फिर जी स्टार विच इज इक्वल्स टू दैट इज L/A। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल कांस्टेंट को हम लोग एक्स या जी स्टार से लिखते हैं और उसका मतलब होता है लेंथ बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड अपॉन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड। इसके रेशो को हम लोग सेल कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। सबको क्लियर हो गया? अब यहां जरा ध्यान से इसको देखो, हमको मालूम पड़ा कि 1/रो को कप्पा लिखना है और L/A को x लिखना है। लिख दें तो वहां पर लिख देते हैं। अगर ये दोनों चीजें मैं यहां पर पुट कर दूं, कहां पर? इस इक्वेशन में। ये देखो, इसको मैं यहां पर बॉक्स में बंद कर देता हूं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी, और यहां पर अगर मैं इसको पुट कर दूं तो क्या निकलेगा, जरा चेक करो। सो फाइनली कंडक्टेंस G आफ्टर पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को कहां रख रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1 में। सो G इज इक्वल्स टू 1/रो। 1/रो को क्या कहते हैं? कप्पा। आया ना? सो कप्पा, और यहां पर क्या लिखेंगे? 1/L/A। L/A क्या है? 1/x। सो फाइनली ये देखिए, ठीक है, सबको समझ में आ गया? या फिर इस इक्वेशन को यूं भी लिख सकते हैं दैट G इज इक्वल्स टू कप्पा, दिखाई दे रहा है सब लोगों को, इनटू 1/G स्टार। सबको मालूम पड़ा 1/G स्टार, क्योंकि x को हम लोग G स्टार भी लिखते हैं। सो फाइनली यहां से कप्पा किसके इक्वल आया, जो आप लोगों को ध्यान रखना है, कप्पा इज इक्वल्स टू G इंटू G स्टार। बहुत सिंपल है, देखिए कितना आसान हो गया। कप्पा इज इक्वल्स टू G इंटू G स्टार। अब मैं लिख देता हूं, कप्पा क्या है? कप्पा को हम लोग बोलते हैं, देखिए, रो को बोलते थे रेजिस्टिविटी, तो कप्पा को बोलते थे कंडक्टिविटी। तो किसी भी सेल के लिए जो कंडक्टिविटी होती है, कंडक्टिविटी, ध्यान से देखिएगा, कंडक्टिविटी जिसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, ठीक है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, पर पहले फॉर्मूला याद करो। कंडक्टिविटी या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं, ये किसके इक्वल होता है? दैट इज G। व्हाट इज G? G को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी, या फिर यहां पर और लगा देता हूं, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू कंडक्टेंस ऑफ सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, कंडक्टेंस, ध्यान से समझिएगा, कंडक्टेंस इनटू G स्टार क्या है? G स्टार का मतलब होता है x, यानी कि सेल कांस्टेंट इनटू सेल कांस्टेंट। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैंने सब चीजों को मेंशन कर दिया है, बड़े ध्यान से इसको समझिएगा कि कप्पा इक्वल टू G इंटू G स्टार कैसे आया। फिर से समझा देता हूं, देखिए हम कहां से शुरू हुए। सबसे पहले तो रेजिस्टेंस R रो L/A होता है। हमको पता है कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस होगा, तो कंडक्टेंस G इक्वल टू क्या हो? 1/R। तो R की वैल्यू रख दो, सो G इज इक्वल टू 1/ क्या करना है? रो, और ये L/A, सही है। सो रो और L/A, सो 1/रो को अलग कर लिया इंटू 1/L/A को अलग कर लिया। अब 1/रो को क्या बोलेंगे? देखो, रो को रेजिस्टिविटी कहते हैं, तो 1/रो को कंडक्टिविटी कहेंगे, जिसको कप्पा से लिखा जाता है, जिसको स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कहते हैं। अब यहां पर देखिए, L/A को सेल कांस्टेंट बोलते हैं। अब अगर हमने दोनों वैल्यूज उठा के रख दी, तो G इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1/x, तो यहां से कप्पा किसके इक्वल आ गया? या फिर इसको देखो, x की जगह G स्टार भी लिख सकते हो, कई बुक्स में G स्टार यूज करते हैं। सो फाइनली G इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1/G स्टार। सो फाइनली कप्पा किसके इक्वल आ गया? G इंटू G स्टार। मतलब कप्पा क्या है? कंडक्टिविटी विच इज इक्वल टू कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट।
सबको क्लियर हो गया? सो यहां पर अब हम इनकी यूनिट्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये चीज को आप समझ लो कि कप्पा जी इंटू जी स्टार कैसे आया, उसके बाद हम लोग इसकी यूनिट की बात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। टिल देन फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लो। सो चलिए गाइस, अभी हमने जो फॉर्मूला ड्राइव किया उसमें जो जो टर्म्स थी उसकी यूनिट की बात करते हैं सबसे पहले, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद कप्पा का मीनिंग समझेंगे, ठीक है? सो चलिए देखिए हमने क्या क्या ड्राइव किया। हमने ये समझा कि कप्पा, जिसको हम लोग स्पेसिफिक कंडक्टेंस कहते हैं, विच इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार। ये पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा आपने? पढ़ा ना? सो फाइनली जी इंटू जी स्टार। अच्छा, यहां पर देखिए, यहां पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जी की। जी क्या है? दैट इज कंडक्टेंस। इसकी बात सबसे पहले करेंगे। देखिए कंडक्टेंस बोलते हैं ना इसको, जी को कंडक्टेंस बोलते हैं, और हमको पता है कि जो जी है बेसिकली वो रेसिप्रोकल है 1/r का, सही है? ये तो हमें पता है। अब आर की यूनिट आपको पहले से पता है, वो क्या होती है? ओम। तो इसकी यूनिट क्या बनेगी? तो फाइनली यूनिट ऑफ जी यानी कि कंडक्टेंस वो क्या होगी? 1/ओम, यानी कि ओम इनवर्स, सही है? सो यूनिट ऑफ जी इज ओम इनवर्स, या फिर इसको बोल सकते हो आप महो। क्या बोल सकते हो? महो। महो उल्टा कर दो, ओम इनवर्स का महो। या फिर इसकी एक और यूनिट होती है, और यहां पर उसी यूनिट को आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल करोगे, दैट इज साइमन। सो साइमन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होगा, ठीक है? SIEMENS, साइमन्स, जिसको एस से भी लिखते हैं। सो यहां पर ध्यान रखिएगा 3 यूनिट होती है, पहली ओम इनवर्स, दूसरी महो, और तीसरी साइमन। सबको क्लियर है? सो ये तो यूनिट हो गई जी की। तो यहां पर इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं कि भाई यहां पर कंडक्टेंस का यूनिट हमने देख लिया है, 3 यूनिट आपको दिखेंगी, महो दिखाई दे रहा है, ओम इनवर्स, या फिर साइमन। सबको क्लियर है? तो ये तो हमें किसका यूनिट मिल गया? कंडक्टेंस का। अब आते हैं जी स्टार पर। जी स्टार क्या था? जी स्टार को हम लोग बच्चों सेल कांस्टेंट बोलते थे, याद है? सेल कांस्टेंट बोलते थे। चलो, सेल कांस्टेंट। तो फाइनली ये जी स्टार था क्या? सो जी स्टार था L/A। सबको मालूम पड़ा, क्योंकि सेल छोटे होते हैं तो लेंथ हम लोग सेंटीमीटर में ले लेते हैं, मीटर में भी ले सकते हो, इट्स नॉट एट ऑल अ बिग डील। सेंटीमीटर में लीजिए, क्योंकि सेल छोटे हैं, डिस्टेंस ज्यादा नहीं होती है। आपने देखा आपका पेंसिल सेल तो बहुत ही छोटा होता है। सो फाइनली लेंथ, यहां पर लेंथ किस में लेते हैं? सेंटीमीटर, और एरिया क्या होता है? सेंटीमीटर की स्क्वायर। सो फाइनली क्या बचेगा? 1 सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर इनवर्स। तो इसका मतलब यहां पर जो जी स्टार है उसकी यूनिट क्या ले सकते हो? छोटा सेल है तो सेंटीमीटर इनवर्स, जरूरी नहीं है पर मीटर इनवर्स में भी हो सकता है, बट ये इनकी यूनिट्स होंगी। सबको समझ में आ गया? सो फाइनली सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स, ये किसकी यूनिट होंगी? सेल कांस्टेंट की। तो मैं 2 तो यूनिट मिल गई, तो कप्पा की यूनिट निकालना तो आसान है ना। सो फाइनली क्योंकि कप्पा इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ जी इंटू जी स्टार, तो दोनों की यूनिट रख दो। तो यूनिट ऑफ कप्पा, नाउ दिस इज सो मच इंपॉर्टेंट, यूनिट ऑफ कप्पा। कप्पा को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेसिफिक कंडक्टेंस। सो कप्पा का यूनिट क्या बनेगा? क्योंकि हमें पता है कि कप्पा जो है बेसिकली जी इंटू जी स्टार है, तो जी का यूनिट अभी देखा आपने, ये रहा जी का यूनिट साइमन। सो फाइनली जी का यूनिट बना है साइमन, ठीक है? जी का यूनिट बन गया हमारे पास साइमन, बन गया। अब जी स्टार का यूनिट ये देखिए सेंटीमीटर इनवर्स, तो फाइनली ये यूनिट बन गया कप्पा का। तो आपका जो यूनिट बनेगा कप्पा का वो बनेगा साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसको शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं? साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। आपको इस फॉर्म में ज्यादातर मिलेगा ये, या फिर जरूरी नहीं है सेंटीमीटर लिखा हो, साइमन मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। सबको समझ में आ गया? या फिर ये ओम इनवर्स मीटर इनवर्स में भी हो सकता है, ठीक है? और ज्यादातर आपको इसी फॉर्म में मिलता है, आपको इस फॉर्म में ज्यादा देखने को मिलेगा, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये हो गई हमारे लिए यूनिट्स की बात। अब हम ये समझेंगे कि कप्पा होता क्या है। सबको समझ में आ गया? हालांकि हमें पता लगा है कि कप्पा कंडक्टिविटी को कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस को कहते हैं, लेकिन उसको डिफाइन कैसे करोगे? अब यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है? सो फाइनली द डेफिनेशन ऑफ कप्पा या फिर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसको हमें समझना है। लेकिन फिर से मैं आपको यूनिट्स के दर्शन फिर से करा देता हूं। देखो सबसे पहले तो जी का यूनिट दैट इज ओम इनवर्स, मोहो या फिर साइमन। क्लियर है? अब यहां पर जरा ध्यान से देखिए, जी स्टार जिसको सेल कांस्टेंट कहते हैं वो क्या होगा? L/A, यानी कि ये होगा सेंटीमीटर इनवर्स या फिर मीटर इनवर्स, कुछ भी यूज हो सकता है। तो कप्पा क्या होता है? जी इंटू जी स्टार। जी का यूनिट होता है साइमन और इसका होता है सेंटीमीटर इनवर्स, तो यूनिट बन गया साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। बहुत ईजी है, सबको क्लियर हो गया? और बहुत सारे एग्जाम में तो इसका यूनिट ही पूछ ले आता है,
स्टेट लेवल के एग्जाम जो है वो तो यहीं लेवल पे ही खत्म हो जाते हैं। कप्पा की यूनिट पूछा, हो गया, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, इतने इतने सवालों में ही जवाब मिल जाता है। तो चलो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट जो टॉपिक आज का रहेगा वो है कप्पा का मतलब, ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो फटाफट से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, चलिए आगे चलते हैं। चलिए गाइस, अब हम आगे चलते हैं और कप्पा को डिफाइन करते हैं। और ये जो कप्पा की डेफिनेशन है वो आपको इस कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन टॉपिक में सबसे ज्यादा मदद करेगी, ये आपको बहुत काम देगी, इसलिए इसकी डेफिनेशन को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक आपने वीडियो में ध्यान दिया हो नहीं दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अब जरूर ध्यान से देखना, ठीक है। जरा ध्यान से इसको देखो। चलिए डेफिनेशन लिखिए, डेफिनेशन ऑफ कप्पा, डेफिनेशन ऑफ कप्पा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कप्पा को किससे लिखते हैं? के से, ठीक है। ये इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, इसको डिफाइन करते हैं। चलिए सबसे पहले तो आप ये जानिए कि कप्पा को अभी आपने डराइव किया था, तो कप्पा किसके इक्वल था? दैट इज कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। ये था या नहीं था? G इंटू जी स्टार, ये तो सबको पता है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये था G इंटू जी स्टार, क्या था? दैट इज L/A। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, अब कप्पा को डिफाइन कैसे करेंगे? सपोज मान लेता हूं लेट दी लेंथ बिटवीन दी इलेक्ट्रोड वो 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। मान लिया कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में सेल के अंदर जो लेंथ डाली है वो 1 सेंटीमीटर है। सबको समझ में आ गया? और अगर मैं यहां पर एक और चीज मान लूं, एंड लेट एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। मान लेते हैं लेंथ 1 सेंटीमीटर है और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब जरा सोचिए, अगर ये 1 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इस लेंथ और इस एरिया में एक वॉल्यूम कवर हो रहा होगा, सो फाइनली वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू एरिया, होता है कि नहीं होता? तो वो हो गया 1 सेंटीमीटर क्यूब, सही है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इसको 1 सीसी भी कह सकते हैं, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है। सबको क्लियर हो गया? अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं, 1 सीसी जिसको पता नहीं है, 1 सीसी 1 ml के इक्वल होता है। ये ध्यान रखना है आप लोगों को। वॉल्यूम में अगर 1 सीसी लिख रहे हो तो वो 1 ml के इक्वल होता है। इसका मतलब यहां पर अगर मैं लेंथ 1 सेंटीमीटर मान रहा हूं, एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान रहा हूं, तो बेसिकली वॉल्यूम कितना हो गया? मैं 1 ml की बात कर रहा हूं। सबको समझ में आ गया? उस पर्टिकुलर लेंथ और एरिया के द्वारा कवर किया गया जो वॉल्यूम होगा वो 1 ml होगा। क्लियर है? अब ये वैल्यू अगर मैं उठा के यहां रख दूं तो जरा ध्यान से देखो, अगर मैं लेंथ की वैल्यू 1 रखूं, एरिया की वैल्यू भी 1 रख दूं, तो यहां पर ये पूरा ये कप्पा किसके इक्वल आ गया? G के। बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों वैल्यूज पुट करने पर हमारे पास जो कप्पा है वो सीधे सीधे कंडक्टेंस के इक्वल आ गया, हाँ या ना? पर ये कब आया? जब आपने लेंथ को कितना माना? 1 सेंटीमीटर, और एरिया कितना माना? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इन शॉर्ट मैं कहूं कि वॉल्यूम कितना माना? 1 ml। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। अगर आप वॉल्यूम 1 ml, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 ml ले लें, तो उस सॉल्यूशन का जो भी कंडक्टेंस आएगा वो सीधे सीधे कप्पा के इक्वल होगा। सबको समझ में आ गया? तो चलो इसको डिफाइन करते हैं। डेफिनेशन कैसे लिखेंगे? लिखिए दी कंडक्टेंस ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है, दी कंडक्टेंस ऑफ 1 ml electrolytic, the conductance of 1 ml electrolytic solution, ठीक है। the conductance of, देखिए, the conductance of 1 ml electrolytic solution is called specific conductance। बहुत इंपॉर्टेंट है, specific conductance, और ये आपको सबसे ज्यादा मदद करेगा। और कंडक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी डेफिनेशन। अगर आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया 1 ml, तो उसकी जितनी भी कंडक्टेंस निकल के आएगी वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस के इक्वल होगी या फिर कंडक्टिविटी के इक्वल होगी, और इसी को बोलते हैं कप्पा का डेफिनेशन। समझ में आ गया? इन शॉर्ट दी कंडक्टिविटी, ध्यान से समझेगा, इन शॉर्ट दी कंडक्टेंस ऑफ, सिंपल वर्ड में बोलें, दी कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू कप्पा। शॉर्ट में बोले तो मतलब ये, पूरी डेफिनेशन को एक डब्बे में बंद कर देता हूं। द कंडक्टेंस ऑफ 1 ml इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड कप्पा। ये डेफिनेशन है।
ये देखिए, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया आपने। और यहां पर मैंने आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स बताई हैं, जिसको मैं आपसे कहूंगा आगे बढ़ने से पहले प्लीज आप जितना पढ़ाया गया है उस वीडियो को एक बार दोबारा देखें और ध्यान से समझे कि क्या बोला गया है। इतने में आपके जो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल है वो निकाल के देख लो। इसके बाद हम लोग मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करेंगे। सबको समझ में आ गया? सो गाइज, आज का आपका काम क्या रहेगा? एक तो इस लेक्चर को फिर से देखना है और ध्यान से उसको रिवाइज भी करना है, और रिवाइज करने के बाद उसको अपनी कॉपी के अंदर लिखना भी है। और दूसरा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होमवर्क गिवन है आज का, उसको ईमानदारी से करिएगा। सो गाइज, आप याद रखिए, फॉलो अस। जितना आप ध्यान से फॉलो कर रहे हैं, जो बच्चा होमवर्क दिया जा रहा है उसको भी कंप्लीट कर रहा है और वीडियो को टाइम टू टाइम देख रहा है, उसका सिलेबस पूरा होने में कोई नहीं रोक सकता। उसको बहुत बेनिफिट होगा, यह बात आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए समय से अगर आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है, आप उसी दिन उसको खत्म कीजिए, बजाय अगले दिन पे डालने के। आप याद रखिए, रेगुलरिटी और डिसिप्लिन और पैशन, ठीक है, ये तीन चीजें आपको सक्सेसफुल बनाएंगी। लेकिन आपको अपने आप के साथ क्या करना पड़ेगा? कमिटमेंट। दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट कि मुझे करना है एनी हाउ। मुझे अपना पूरा दिन, रात को सोने से पहले जो मुझे लेक्चर मिले वो मुझे एनी हाउ देख के खत्म करने, चाहे मुझे 1 घंटे का नींद का सेक्रीफाइस करना पड़े। सबको समझ में आ गया? सो डू वर्क हार्ड गाइज, वी आर वर्किंग वेरी हार्ड। आई एम ट्राइंग कि जितना भी ओड कंडीशंस हो आपके लिए मैं 2 लेक्चर कम से कम डालूं, ठीक है। मैं आगे के टाइम में 11th का भी प्लान कर रहा हूं, मतलब मैं 3 लेक्चर डालने की भी सोच रहा हूं। लेकिन मैं वो काम तभी करूंगा जब आप लोगों में एंथुसियाज्म होगा सीखने का, समझने का। मुझे पता लगेगा कि लिटरली मेरी वीडियोस को बच्चे तुरंत देख रहे हैं, तुरंत उसका फायदा उठा रहे हैं, मजा तभी आएगा। इसलिए कहता हूं आपसे कि जितना पढ़ा रहा हूं उसको देखो। मैं एक एक वीडियो को एनालाइज कर रहा हूं कि कौन बच्चा, कितने स्टूडेंट है जिनकी रेगुलरिटी बनी हुई है वीडियो के साथ। ये चीज मैं नोट डाउन कर रहा हूं। और अगर कोई बच्चा एक वीडियो भी स्किप कर रहा है, इसका मतलब उसने जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट दैट चैप्टर वो छोड़ दी। वो नहीं करना आपको। समझ में आ गया? सो इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप क्या कीजिए, और मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में मैं आप लोगों को ये चैप्टर खत्म करा दूंगा। अगले वीक में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग जब इतना मेहनत करके यहां तक पहुंचे हैं, तो एक एक चीज का बेनिफिट उठाओ आप। और जैसे ही आप लेक्चर देख लो, एनसीईआरटी की बुक खोलो, खुद से क्वेश्चन सोल्व करो। और होमवर्क, जो मैं यहां पर होमवर्क दे रहा हूं, अनअकैडमी में बहुत सारे चैप्टर हो गए हैं, पैरेलली करते जाइए। मैं यहां पे भी कराऊंगा, लेकिन आपको डबल बेनिफिट होगा जब आप वहां पे भी कर लेंगे और यहां पे भी कर लेंगे। दोहराइए चीजों को, इससे आपको ही बेनिफिट है। सो चलिए गाइस, अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन आप लोग याद रखिएगा, आपको होमवर्क करना है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को जरूर दबाइए ताकि नोटिफिकेशन मिले। और उसके साथ साथ इन वीडियोस को उन बच्चों को शेयर कीजिए जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। सबको समझ में आ गया? टिल देन, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट।